कौशल देश की रमणियों और पुरुषों का वर्णन। कौशल देश में नदियों के प्रवाह के सिवाय अन्य कोई अपना मार्ग छोड़कर नहीं चलता। नारियों की कुमकुम पत्र रेखाओं से चित्रित, पुरुषों की भुजाओं को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का, धान की राशियों पर लगाए गए निशान आदि चिन्ह नहीं मिटता। रमणियों की कटी प्रदेश के अतिरिक्त अन्य कोई क्षुद्र नहीं होता। नारियों की पुष्प अलंकृत, घुंघराले और सुगंधित केशों को छोड़कर और कोई विक्षिप्त, बिखरा हुआ या पागल नहीं दिखता। अगरू का धूम, पाकशालाओं का धूम, गुड़ की भट्टियों का धूम एवं वेद ध्वनि सी गुंजायमान यज्ञशालाओं का धूम, ये सब मिलकर मेघ बन जाती हैं और कौशल देश के गगन में फैल जाती हैं। उस देश की नारियों की छटा प्राप्त कर मयूर गर्व से संचरण करती हैं। उनके वक्षों पर शोभायमान रत्न भरणों की कांति पाकर सूर्यातप आनंद से सर्वत्र फैल जाता है। उनके केशों की शोभा पाकर मेघ अभिमान से गगन पर चढ़ जाती हैं और उनके नेत्रों की छवि प्राप्त कर जलाशयों में मीन हर्ष से इधर उधर तैरती हैं। सरोवरों में नारियां जब अपनी टूटती सी सूक्ष्म कटी के साथ लहरों को उद्वेलित करती हुई गोता लगाती हैं, तब उनके रक्त अधर को देखकर कुमुद खिल पड़ती हैं। जल पर चलने वाले हंस की सी गति वाली नारियों के मुख की समता करते हुए कमल खिल जाती हैं। वहां की वनिताओं के कटाक्ष अपने उपमानी भूत सभी वस्तुओं का उपहास करती हैं। उनकी गति हथनी की गति का उपहास करती है। परस्पर सटे हुए उनके उन्नत उरोज पंकज के कलियों का उपहास करती हैं और उनके सुंदर मुख षोडश कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उपहास करती हैं। वह जो रत्न बिखरे हैं, उनकी कांति सूर्य की किरणों से भी विलक्षण है। वहां की रमणियों के स्तन नारियल के शीतल फलों से भी विलक्षण हैं। उनके उज्जवल दुकुल दूध पर पड़े झाग से भी विलक्षण हैं और उनके विवाह उत्सवों में बजने वाले नगाड़े काले बादलों के गर्जन से भी विलक्षण हैं। उस देश के हरे हरे उपवनों की समता कर सकती हैं तो केवल काली घटाएं। खेत में लगे धान के अंबारों की समता कर सकता है तो केवल पर्वत। वहां के बांधों से घिरे हुए विशाल जलाशयों की समता कर सकता है तो केवल अपार जलराशि समुद्र। और अनंत निधियों से संपन्न उस कौशल देश की समता कर सकता है तो केवल देवलोक। जो धानों की राशियां नहीं हैं, वे मोतियों के ढेर हैं। जो मोतियों के ढेर नहीं हैं, वे समुद्र से निकाले गए नमक के ढेर हैं। जो नमक के ढेर नहीं, वे नदियों से निकली अमूल्य वस्तुओं के समूह हैं। और जो उन वस्तुओं के समूह नहीं हैं, वे सैकड़ श्रोणियां हैं जहां रत्न बिखरे पड़े हैं। बालिकाएं जहां कंदुक क्रीड़ा करती हैं, वे चंदन के बाग नहीं हैं, परंतु चंपक पुष्पों के उपवन हैं। बालिकाओं के शरीर की सुगंध पाकर चंदन वन भी चंपक उपवन के समान महक उठते हैं। मयूर वाहन सुंदर सुब्रमण्यम कार्तिकेय के जैसे वहां के बालक जहां धनुर्विद्या आदि कलाओं का अभ्यास करते हैं, वे नंदनवन नहीं हैं, परंतु मकरंद भरे रजनीगंधा के वन हैं। उन बालकों के शरीर से भी रजनीगंधा की सी सुरभि पाकर पारिजात वन भी रजनीगंधा की फुलवारी के समान महकने लगता है। वहां की कोकिल उन सुंदरियों की कंठ ध्वनि का अनुकरण करते हुए बोल उठते हैं। मयूर उनके नृत्य का अनुकरण करते हुए नाचने लगते हैं
और सीप उनके दांतों के उपमान होने वाले मोती उगलते हैं। उस देश के मध्य विक्रेताओं के यहाँ मध्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। उन मद्यों का पान करने वाले कृषकों के यहाँ खेती के उपयुक्त सभी आवश्यक साधन उपस्थित रहते हैं। विवाह मंगल में व्यस्त युवकों के घरों में उस समय के अनुकूल मंगल वाद्य बजते रहते हैं। और संगीत कला निपुण बाण नामक गायक जाति लोगों के घरों में घुमावदार किल्ले वीणा वाद्य विद्यमान रहते हैं। वहां पुष्पमालाएं शीतल नव मधु बरसाती हैं। जलपोत उत्कृष्ट रत्नों को विदेशों से लाकर बरसाते हैं। हवाएं प्राणों को स्थिर रखने वाला अमृत बरसाती हैं। और कवियों की वाणी कान पे मधुर कवित्व रस बरसाती हैं। पुष्पों से अलंकृत केशों और मुक्ता मालाओं से भूषित वक्षों से अति रमणीय दिखने वाली कामनियों को उद्यानों में देखकर बड़े कलाप वाले मयूर भ्रम में पड़ जाते हैं कि वे भी मयूरी हैं। और इसलिए युवकों के मन के जैसे ही वे मयूर भी उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। उस देश में दान का महत्व नहीं, क्योंकि वहां कोई भी याचक नहीं है। शूरता का महत्व नहीं, क्योंकि वहां युद्ध नहीं होते। सत्य वचन का महत्व नहीं, क्योंकि वहां कोई कभी असत्य भाषण नहीं करता। और पंडितों का भी महत्व नहीं, क्योंकि वहां के सभी लोग बहुश्रुत तथा ज्ञानी हैं। तिल जौ साभा कुल्थी आदि धान्यों से भरी हुई गाड़ियां और नमक के खेतों से नमक लाद कर लाने वाली गाड़ियां वहां की गली में पहुंचकर एक दूसरे की कतारों में इस प्रकार खो जाती हैं कि उन्हें अलग अलग पहचानना कठिन हो जाता है। वहां की विभिन्न प्रांतों में उत्पन्न होने वाले खांड शहद दही मद्य आदि पदार्थ दूसरे प्रांतों में यूं स्थानांतरित होते रहते हैं। जैसे मोक्ष प्राप्ति के उपाय से वंचित प्राणी अपने किए कर्मों के फल भोगते हुए विभिन्न जन्म ग्रहण कर भटकते रहते हैं। यज्ञों को देखने के लिए आई हुई जनमंडली और मेलों को देखने के लिए आई हुई जनमंडली दोनों संगीत और बांसुरी की ध्वनियों से प्रतिध्वनित होने वाली गलियों में इस तरह मिल जाती हैं जैसे अलग अलग दिशाओं से बहती हुई दो नदियां एक स्थान पर आकर मिल जाती हूँ। शंख ध्वनि मृदंग का नाद पटी का रव आदि स्वर खेतों में बड़े बड़े बैलों को हाँकने वाले कृषकों की आंख में समा जाती हैं। माताएं अपने नन्हे बच्चों को दूध पिलाकर अपने हाथ से अन्न उठाकर खिलाती हैं। उन बच्चों के मुंह से लार उनके वक्ष पर गिरती है, जहां विष्णु भगवान के 5 आयुधों के चिन्हों वाली माला पड़ी है। अन्न उठाते समय उन नारियों के मुखलित होने वाले कर यूं दिखते हैं जैसे चंद्र की कांति से पंकज मुखलित हो रहे हों। वहां के लोग शीलवान हैं, इसलिए उनका सौंदर्य नित नवीन रहता है। वे सत्यवादी हैं, इसलिए वहां नीति स्थिर रहती है। वहां स्त्रियों का आदर होता है, इसलिए धर्म सुरक्षित रहता है। और वर्षा समय पर होती है, क्योंकि वहां की स्त्रियां पवित्र आचरण वाली हैं। उस विशाल कौशल देश की जो उपवनों से घिरा हुआ है, सीमा का पता कोई भी नहीं लगा सकता। सरयू नदी अपनी अनंत शाखा प्रशाखाओं से बहती हुई उस सीमा को खोज रही है, फिर भी उसे पहचान नहीं पाई है। ये कौशल देश इतना पुण्य भूयिष्ठ है कि यदि विभाजन के आघात से समुद्र की जलराशि भूमि पर चढ़ाई तो भी उस देश की कोई हानि नहीं हो सकती। ऐसे कौशल का
वर्णन करने के पश्चात अब हम अयोध्या नगर का वर्णन करेंगे।